हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय भवन के बायोलॉजी क्लास 10th चैप्टर 6 जनन पार्ट 1। मैंने पहला पार्ट 1 जो है से 20 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पर देखे जाते हैं, पहला क्वेश्चन है जनन किसे कहते हैं। याद रखिएगा, जनन किसे कहते हैं। तो जनन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर लिखना है जीव जिस प्रक्रम द्वारा, जीव जो होते हैं जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संतान अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है, हम उसे ही जनन कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जनन के कितने प्रकार हैं और कौन कौन। जनन के सबको मालूम है कि जनन के सिर्फ 2 प्रकार है, और वह कौन कौन है, तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। इस प्रकार से आपको पता है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। अलैंगिक जनन का आंसर क्या हो जाएगा, तो वैसे जनन जिनमें क्या होता है, कोई युग्मक भाग नहीं लेता है, मतलब न में शुक्राणु लेता है भाग, न अंडाणु भाग लेता है, वैसे प्रक्रिया को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। इसका अनुसार मतलब हुआ कि इसमें शुक्राणु और अंडाणु कोई भाग नहीं लेता है, तो वो किस में होता है, तो वह होता है अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होता है अमीबा में होता है। किस में होता है, अमीबा में, और प्राइमेशियम में भी यह होता है। ठीक है। जो अमीबा और प्राइमेशियम जो होता है, यह एक कोशिकीय जीव होता है, और यह स्वयं ही अपने आप को, शरीर को क्या करता है, त्याग कर अपने जैसे संतानों को एक समान संतति को पैदा करता है। इससे जो निकलने वाला जो संतान होते वह अपने जनक के समान, मतलब अपने माता के पिता के यानी उसके समान जैसे होते हैं। उसी प्रकार से इसका अमीबा का जो होता है अपने ही जैसे उत्पन्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विखंडन किसे कहते हैं। द्विखंडन किसे कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा वैसे विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि से खंडित होकर 2 का निर्माण होता है। कितने के 2 का निर्माण हो, उसे द्विखंडन या द्विविभाजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 एककोशिकीय जीवों के नाम बताएं। तो 2 एककोशिकीय जीव का नाम क्या है, वो अमीबा और प्राइमेशियम है, जो एककोशिकीय प्राणी कहा जाता है। ऐसे इगुलिना भी एककोशिकीय प्राणी है। ठीक है। इगुलिना को भी एककोशिकीय प्राणी ही कहा जाता है। बहुखंडन किसे कहते हैं। बहुखंडन किसे कहते हैं, तो वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि खंडित होकर, यानी एक व्यष्टि का खंडन होता है, यानी टुकड़ा हो जाता है, और अनेक व्यष्टियों की उत्पत्ति करता है। यानी एक खंडित होता है, एक खत्म होता है, और कई सारे ऐसे संतानों उत्पन्न करता है, उसे बहुखंडन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बहुखंडन कहा जाता है। वैसे जीवों को क्या कहता है, बहुखंडन कहा जाता है। जैसे अमीबा में बहुखंडन होता है, अमीबा अपने आप को कई सारे खंडों में विभाजित कर सकता है, बहुखंडन कहलाता है। ठीक है। मुकुलन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा मुकुलन की परिभाषा क्या हो जाएगा कि मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन में क्या होता है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। ठीक है। अलैंगिक जनन होता है, एक प्रकार का जनन होता है, जो जनक के शरीर के धरातल से कलिका निकलता है। वह क्या होता है, अपने शरीर को जो होता है मुकुलन में, जो हाइड्रा में मुकुलन होता है। किसमें होता है, हाइड्रा में। यह देखा होगा कि हाइड्रा में क्या हो जाता है, ये अपने शरीर को त्याग करता है और अलग हो जाता है, और यह अलग होने की ही प्रक्रिया को क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं,
मुकुलन कहते हैं। जैसे हाइड्रा में मुकुलन होता है। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? क्या कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कायिक प्रवर्धन का इसका हो जाएगा जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती। पादप कहने का मतलब है कि पौधा, ठीक है। पादप कहने का मतलब क्या हो गया? पौधा। जड़, तना, पत्ती आदि उससे विलग और परिवर्धित होकर नए पौधे का निर्माण करता हो। कि शाखा नया पौधा का निर्माण करता हो उसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक जनन किसे कहते हैं? क्या है? लैंगिक जनन किसे कहते हैं? इससे पहले जान लेते हैं कि कायिक प्रवर्धन में कौन आता है। तो कायिक प्रवर्धन में आलू आ जाता है। क्या आता है? आलू आ जाते हैं। कायिक प्रवर्धन का उदाहरण होगा। अगर पूछा कायिक प्रवर्धन का एक उदाहरण दो तो बोल देना है कि कायिक प्रवर्धन का उदाहरण आलू है। क्या है? आलू। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या लिखना है? जनन की उस विधि को जिसमें दो भिन्न लिंग यानी दो अलग अलग लिंग के दो जिसमें माता पिता यानी नर और नारी जिसे नर और मादा भी कहा जाता है भाग लेता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, यानी यू कह सकते हैं लैंगिक किसे कहते हैं? जिसमें दो भिन्न लिंग भाग ले उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। जैसे में नर और मादा भाग लेता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नर युग्मक को क्या कहा जाता है? नर युग्मक को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा कि नर युग्मक को क्या कहा जाता है? तो नर युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्राणु कहा जाता है। नर युग्मक को जो नर से निकलने वाला जो युग्मक होता है उसे शुक्राणु कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एक पररूपी फूल में कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? एक पररूपी फूल में कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? याद रखिएगा एक पररूपी फूल जो होता है उसमें कितने प्रकार के फूल होते हैं। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह कौन कौन होता है? तो देखिए एक जो प्रारूपी जो फूल तो उसमें चार प्रकार के कितने प्रकार के? चार प्रकार के पुष्प पत्र होता है। अगर नाम है देखिए नाम पहला जो होता है बाहेम दल पुंज, दूसरा था दल पुंज, तीसरा पुमंग और चौथा जो जयांग होता है। इस प्रकार से चार प्रारूपी फूल होते हैं। अगला है पुंकेसर किसे कहते हैं? क्या कह रहा है कि पुंकेसर किसे कहते हैं? पूछ रहा है पुंकेसर किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा पुंकेसर किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर लिखना है कि यह पुष्प का नर भाग जो पुष्प होता है उसका नर भाग जिसमें कई लंबी लंबी रचनाएं होती है जिसे क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पुंकेसर कहा जाता है। पुष्प का पुंकेसर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपरागन किसे कहते हैं? स्वपरागन किसे कहते हैं? क्या है क्वेश्चन? स्वपरागन किसे कहते हैं? तो स्वपरागन किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वपरागन का जब एक ही प्रकार के यानी स्वपरागन का आंसर होगा जब एक ही प्रकार के पुष्प के परागन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हो या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हो तो उसे स्वपरागन कहा जाता है। उसे क्या कहता है? स्वपरागन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, परपरागन किसे कहते हैं? क्या कह रहा है? परपरागन। तो इसका आंसर देना है जब एक पुष्प के परागन दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इसे परपरागन कहा जाता है। इसे क्या कहता है?
पर परागण कहा जाता है। नेक्स्ट है निषेचन किसे कहते हैं। क्या कह रहा है, निषेचन किसे कहते हैं। तो सिंपल से इसका आंसर लिखना है निषेचन कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। मतलब संगलन की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जनांग के कितने वर्ष में पुमंग मानव जननांग के कितने वर्षों में प्रारंभ होता है। यानी मानव जननांग के कितने वर्षों में क्या होता है, प्रारंभ होता है। जो होता है मानव में जननांग की प्रक्रिया कितने वर्ष की आयु में चालू हो जाता है। तो याद रखिएगा ओनली 12 वर्ष के आयु में उसका मानव में जननांग की प्रक्रिया चालू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था प्रारंभ होता है। किशोरावस्था कब प्रारंभ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है। कितने वर्ष के, 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था में बालक एवं बालिका में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो किशोरावस्था में बालक और बालिका में निम्नलिखित परिवर्तन होता है। पहले बालक की बात किया जाए तो बालक में दाढ़ी, मूंछ और जननांग में बाल आने लगता है। ठीक है, उसका त्वचा क्या क्या होता है, लाइट आने लगता है। उसके त्वचा का लाइट आने लगता है। गला यानी जो होता है भारीपन होने लगता है ना। और बहुत सारे इसमें परिवर्तन आने लगता है। उसमें शुक्राणु बनने लगता है। किशोरावस्था में क्या बनता है कि शुक्राणु बनने लगता है। और बालिका में, अगर बालिका की बात किया जाए तो बालिका में भी होता है कुछ हट के होता है। उसके क्या होता है, स्तनों की साइज बढ़ने लगता है और जननांगों में बाल आने लगता है। जननांगों में क्या होने लगता है, बाल आने लगता है। और तथा उसके चेहरे पर लाइट आने लगता है। और उसका भी गला यानी जो होता है वो भी क्या होने लगता है, भारी, पहले की अपेक्षा भारी होने लगता है। ठीक है, और वह विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण भी होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग क्या है। तो पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग पूछ रहा है कि पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग क्या होता है। तो यह आएगा पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग जो होता है वह है वृषण। क्या होता है, वृषण। वृषण जो होता है पुरुष का प्रमुख जनन अंग होता है। वृषण मतलब जहाँ से वह अंडाणु को शुक्राणु बनता है। ठीक है, अगला है वृषण की संख्या कितनी होती है। वृषण की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ के वृषण की जो संख्या होती है ओनली 2 होती है। वृषण की संख्या क्या होती है, 2 होती है। कितना होती है, 2 होती है। वृषण की जो संख्या होती है 2 होती है। ठीक है, 2 होती है, एगो लेफ्ट एगो राइट। शुक्रवाहिनी की लंबाई कितनी होती है। याद रखिए शुक्रवाहिका की लंबाई जो होती है आपको मालूम होगा तो बताइए कमेंट करके। अगर आपको मालूम होगा पहले से तो बहुत बढ़िया है, आप बता दीजिएगा। हम आपको बताते हैं जो शुक्रवाहिका की जो लंबाई होती है वह 25 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का आपको टाइम टू टाइम प्रत्येक दिन आपको इसका क्वेश्चन आंसर मिलते रहेगा। सबसे पहले आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे पता चलेगा कि आप हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद।